आप सुनने जा रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी अ जस्ट जज। बहुत पहले की बात है। अफ्रीका में एक देश है अल्जीरिया। बाउकास वहां के राजा थे। उनके राज्य में एक समझदार जज थे जो झट से झट दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। कोई भी मुजरिम उनकी पैनी आंखों से बच नहीं पाता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा ने भेष बदलकर खुद को जज की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। वह अपने घोड़े पर सवार हो गए और जज के शहर की ओर चल पड़े। शहर के मुख्य दरवाजे पर उन्हें एक अपंग भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे कुछ पैसे दे दिए। भिखारी ने राजा से यह विनती की कि मैं चल नहीं सकता, कृपया आप मुझे चौक तक छोड़ दें। राजा ने भिखारी को घोड़े पर बैठाया। शहर के चौक पर पहुंचने के बाद राजा ने भिखारी से उतरने के लिए कहा। तुम उतरो, ये घोड़ा तो मेरा है। भिखारी ने यह दावा किया। देखते ही देखते वहां लोगों की एक भीड़ इकट्ठी हो गई। घोड़ा किसका है, इसका निर्णय तो जज साहब ही करेंगे, लोगों ने कहा। राजा और भिखारी जज के पास गए। कचहरी में काफी भीड़ जमा हो गई थी। जज लोगों को बारी बारी से बुला रहे थे। सबसे पहले जज ने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक महिला भी थी। लेखक और किसान दोनों ही उस महिला को अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर उन्हें कहा, महिला को आज यहीं छोड़ दो और कल आओ। उसके बाद जज के सामने एक कसाई और तेली पेश हुए। कसाई के कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे और तेली के हाथ तेल से सने हुए थे। कसाई के हाथों में पैसों की एक थैली थी और दोनों ही पक्ष उस थैली को अपना बता रहे थे। जज ने कुछ देर सोचकर कहा, पैसे की थैली यहीं छोड़ दो और कल आओ। अंत में जज ने राजा और भिखारी की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष घोड़े पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। जज ने कुछ देर सोचकर कहा, घोड़े को यहीं छोड़ दो और कल आओ। जज के निर्णय को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। सबसे पहले लेखक और किसान की बारी आई। यह महिला आपकी पत्नी है, आप इसे ले जा सकते हैं, जज ने लेखक से कहा। साथ में उन्होंने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म भी दे दिया। इसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। जज ने कसाई को बुलाकर कहा, लो, ये पैसों की थैली तुम्हारी है। साथ में उन्होंने तेली को 50 कोड़ों की सजा सुनाई और अंत में जज ने राजा और किसान को बुलाया। क्या तुम 20 घोड़ों में अपने घोड़ों को पहचान पाओगे? उन्होंने राजा और भिखारी दोनों से पूछा। दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। एक एक करके राजा दोनों को अस्तबल में लेकर गए। दोनों ने घोड़ों को सही सही पहचाना। कुछ देर गहरे सोच विचार के बाद जज ने राजा को बुलाकर कहा, यह घोड़ा आपका है और आप इसे ले जा सकते हैं। साथ में उन्होंने भिखारी को 50 कोड़ों की सजा भी सुनाई। घर जाते वक्त राजा भी जज के पीछे पीछे चलने लगे। राजा को देखकर जज ने पूछा, क्या आप मेरे निर्णय से असंतुष्ट हैं? जनाब, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इन निर्णयों पर कैसे पहुंचे। काफी आसान था, जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह सुबह मैंने महिला से दावत में स्याही भरने के लिए कहा। महिला ने इस काम को बड़े करीने से अंजाम दिया। इससे मुझे लगा कि वो लेखक की पत्नी ही होगी। जहां तक पैसों की थैली की बात थी, मैंने सोते वक्त सिक्कों को पानी के बर्तन में डाल दिया था। सुबह देखा तो पानी में कोई भी तेल नहीं दिखा। अगर तेली के पैसे होते तो पानी पर जरूर कुछ तेल तैरता हुआ दिखाई देता। इससे मुझे लगा कि ये पैसे कसाई के होंगे। घोड़े का मामला जरूर कुछ पेचीदा था। मैं अब दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान करवाने के लिए नहीं लेकर गया था। दरअसल मैं यह देखना चाहता था कि घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया
और गर्दन आपकी ओर घुमाई, पर भिखारी को देखकर घोड़े ने अपनी एक टांग ऊपर उठा दी थी। इससे मुझे एक बात स्पष्ट हो गई कि आप ही घोड़े के असली मालिक होंगे। फिर राजा ने जज से कहा, मैं राजा बाउकॉस हूं। मैंने आपके इंसाफ की काफी तारीफ सुन रखी थी और मैं इसकी पुष्टि करने के लिए आया था। आप वाकई एक काबिल न्यायाधीश हैं। आप जो मुझसे पुरस्कार मांगेंगे वह आपको जरूर मिलेगा। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। जज ने बड़ी ही नम्रतापूर्वक कहा, राजा की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनने जा रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय की कहानी टू डियर। फ्रांस और इटली की सीमाओं के पास मेडिटेरियन सागर के किनारे मोनाको नाम का एक छोटा सा राज्य स्थित है। यह इतना छोटा है कि किसी भी छोटे देश के कस्बे में इससे ज्यादा लोग रहते होंगे, क्योंकि यहाँ कुल मिलाकर केवल 7,000 लोग ही रहते हैं। यदि इस राज्य की सारी जमीन को बराबर बांट दिया जाए तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में 1 एकड़ जमीन भी नहीं आएगी। लेकिन इस नन्हे से राज्य में एक वास्तविक राजा है। उसके पास एक महल है, दरबारी हैं, मंत्री हैं, एक बिशप यानी कि धार्मिक अधिकारी भी है, सेनापति है और एक सेना भी है। यह सेना बड़ी नहीं है, सिर्फ 60 लोगों की है, लेकिन फिर भी इसे सेना कहा जा सकता है। इस राज्य में अन्य देशों की तरह ही टैक्स भी लगाया जाता है, तंबाकू, शराब और अन्य मदिरा पर। साथ ही साथ जनसंख्या यानी कि पोल टैक्स भी यहाँ पर लगता है। हालांकि यहाँ के लोग भी बाकी देशों की तरह ही खाते पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ की आबादी बहुत कम है, इसलिए राजा के लिए अपने दरबारियों और अधिकारियों को पालना मुश्किल हो जाता था। अगर उसने एक विशेष आय का स्रोत न ढूंढा होता तो वह खुद का गुजारा भी नहीं कर पाता। यह विशेष आमदनी एक जुए के घर, जिसे गेमिंग हाउस कहा जाता है, वहां से आती थी। वहां लोग रूलेट खेलते हैं। रूलेट ये एक प्रकार का जुआ होता है जिसमें एक पहिया होता है और उस पहिए पर एक गेंद घूमती है और वह गेंद जिस नंबर पर रखती है उस आदमी की लॉटरी लग जाती है, जिस आदमी ने उस नंबर पर पैसे लगाए होते हैं। लोग वहां पर ये गेम खेलते थे और चाहे वह जीते या फिर हारें, इस खेल का आयोजक हमेशा मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और इसी मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा राजा को दिया जाता है। वजह यह है कि यूरोप का एकमात्र ऐसा जुए का अड्डा है जो अभी तक चालू है। पहले छोटे जर्मन राजाओं के पास भी इसी प्रकार के गेमिंग हाउस थे, लेकिन कुछ सालों पहले ही इन्हें बंद कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन जुए के अड्डों में बहुत नुकसान होता था। लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते और फिर अपनी सारी संपत्ति हार जाते। इतना ही नहीं, वे उधार के पैसे भी दांव पर लगा देते और हार जाते और फिर निराशा में डूबकर आत्महत्या कर लेते। इसलिए जर्मनों ने अपने शासकों को इस प्रकार की आय पर रोक लगा दी थी। लेकिन मोनाको के राजा को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह इस व्यवसाय पर एकाधिकार बनाए हुए था। अब हर कोई जो जुआ खेलना चाहता है वह मोनाको जाता है, चाहे वह जीते या फिर हारे, राजा को मुनाफा जरूर होता है। जैसे कि कहावत है, ईमानदारी की कमाई से पत्थरों के महल नहीं बनाए जाते। मोनाको का राजा यह जानता था कि यह धंधा गंदा है, लेकिन वह क्या करे, उसे भी तो जीना है। शराब और तंबाकू पर टैक्स वसूलना कोई अच्छा काम नहीं है, फिर भी वह इसी से अपनी जिंदगी चलाता है और राजा की तरह ही राज करता है।
वह महलों में रहता है, अपनी दरबारियां करता है और राजा की तरह ही सारे रस्म और रिवाज निभाता है। अब कुछ साल पहले इस छोटे से राज्य में एक हत्या हो गई। वहां के लोग शांति प्रिय हैं, इसीलिए ऐसा पहली बार हुआ था। बड़ी धूमधाम से अदालत बैठी और मुकदमा चला। वहां जज थे, वकील थे, अभियोजक थे और जूरी भी थे। सबने विचार विमर्श किया और आखिरकार अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई। राजा के पास सजा भेजी गई और उसने पुष्टि कर दी, अगर उसे सजा देनी है तो दो। लेकिन एक समस्या थी, वह ना तो गिलोटिन यानी कि सिर काटने की मशीन थी और ना ही जल्लाद था। मंत्रियों ने विचार किया और फ्रांसीसी सरकार को पत्र भेजकर पूछा कि क्या वह मशीन और जल्लाद उधार दे सकते हैं और इसकी लागत कितनी होगी। एक हफ्ते बाद उत्तर आया, मशीन और जल्लाद की कीमत 16,000 फ्रैंक होगी। यह बात राजा के सामने रखी गई। उसने सोचा, 16,000 फ्रैंक, यह अपराधी इतनी कीमत का नहीं है। यह तो प्रति व्यक्ति 2 फ्रैंक से भी ज्यादा है। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इससे दंगा भी हो सकता है। इस पर फिर से मंत्रियों की सभा बुलाई गई। यह तय हुआ कि इटली के राजा से पूछताछ की जाए, शायद वह कोई सस्ता काम करवा दें। तो लेटर लिखा गया और जल्द ही उसका जवाब भी आ गया। इटली की सरकार ने लिखा कि उन्हें एक मशीन और एक विशेषज्ञ भेजने में खुशी होगी और पूरे खर्चे के लिए 12,000 फ्रैंक लगेंगे, जिसमें यात्रा का खर्च भी शामिल होगा। यह सस्ता था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। वह अपराधी वास्तव में इतने पैसे का हकदार नहीं था। इसका मतलब यह होगा कि टैक्स में हर व्यक्ति को लगभग 2 फ्रैंक और जोड़ने पड़ेंगे। एक और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। उन्होंने विचार किया कि इसे कम खर्च में कैसे किया जा सकता है। क्या सैनिकों में से किसी को यह काम घरेलू तरीके से करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता? जनरल को बुलाया गया और उससे पूछा गया, क्या आपके पास कोई ऐसा सैनिक है जो उस आदमी का सर काट सके? युद्ध में लोगों को मारने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। असल में यही तो उनके प्रशिक्षण का हिस्सा है। तो जनरल ने सैनिकों से बात की, क्या उनमें से कोई यह काम कर सकता है? लेकिन किसी भी सैनिक ने इसे करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हमने ऐसा काम करना सीखा ही नहीं है। अब क्या किया जाए? फिर से मंत्रियों ने विचार विमर्श किया। उन्होंने आयोग बनाया, फिर समिति और उप समिति बुलाई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। इससे राजा अपनी दया भी दिखा सकेंगे और यह सस्ता भी पड़ेगा। राजा ने इसे मंजूरी दे दी और मामला सुलझा लिया गया। अब केवल एक समस्या रह गई। आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए उपयुक्त जेल नहीं थी। वहां एक छोटा सा लॉकअप था जिसमें अस्थायी रूप से लोगों को रखा जाता था, लेकिन कोई भी स्थायी या मजबूत जेल नहीं थी। फिर भी किसी तरह एक जगह ढूंढ ली गई और उस अपराधी को वहां रखा गया। उसके लिए एक गार्ड तैनात किया गया जो उसकी निगरानी करता और महल की रसोई से उसको खाना लाकर देता। अपराधी वहां महीनों तक रहा। फिर 1 साल बीत गया, लेकिन जब राजा ने अपनी आय और खर्च का हिसाब देखा तो उन्हें एक नया खर्चा नजर आया। यह खर्च अपराधी के भरण पोषण का था और यह कम नहीं था। एक स्पेशल गार्ड की तनख्वाह और अपराधी के खाने का खर्च मिलाकर साल भर में 600 फ्रैंक हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि अपराधी अभी भी जवान और स्वस्थ था और अगले 50 सालों तक वह जी सकता था। जब हिसाब लगाया गया तो मामला गंभीर था। ऐसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए राजा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, तुम्हें इस बदमाश के साथ
कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। मौजूदा योजना बहुत महंगी है। मंत्रियों ने फिर से विचार विमर्श किया और अंत में एक मंत्री ने कहा, सज्जनों, मेरा विचार है कि हमें इस गार्ड को हटा देना चाहिए। लेकिन फिर दूसरे मंत्री ने कहा, वह आदमी भाग जाएगा। तो भागने दो। पहले मंत्री ने जवाब दिया, जाए और मरे, हमें क्या। उन्होंने राजा को अपनी सिफारिश दी और राजा सहमत हो गए। गार्ड को हटा दिया गया और वे देखने लगे कि क्या होता है। हुआ यह कि रात को खाने के समय अपराधी बाहर निकला और जब उसने गार्ड को नहीं देखा तो वह सीधे राजा की रसोई में अपना खाना लेने गया। उसे जो भी खाना दिया गया उसने उसे ले लिया, फिर लौटकर जेल में खुद ही दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वह ठीक समय पर अपना खाना लेने गया, लेकिन भागने की उसकी कोई भी इच्छा नहीं दिखी। अब क्या किया जाए? फिर से मंत्रियों ने विचार किया, हमें उसे साफ साफ बता देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम उसे यहां नहीं रखना चाहते। इसलिए न्याय मंत्री ने उसे बुलाया और कहा, तुम क्यों नहीं भागते? यहां कोई गार्ड नहीं है, तुम कहीं भी जा सकते हो और राजा को कोई आपत्ति नहीं होगी। हो सकता है कि राजा को कोई आपत्ति ना हो, उस आदमी ने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोगों ने मेरे चरित्र को बर्बाद कर दिया है। लोग मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। इसके अलावा मैंने काम करना भी छोड़ दिया है। आपने मेरे साथ अन्याय किया है। यह सही नहीं है। पहले जब आपने मुझे मौत की सजा सुनाई तो आपको मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने उसकी शिकायत नहीं की, फिर भी आपने मुझे आजीवन कारावास दे दिया और गार्ड को खाना लाने के लिए कहा, लेकिन कुछ समय बाद आपने उसे भी हटा दिया और मुझे खुद ही अपना खाना लाना पड़ता है। मैंने तब भी आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब आप मुझे यहां से जाने को कह रहे हैं। यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब क्या किया जाए? फिर से मंत्रिमंडल को बुलाया गया। उन्हें विचार करना पड़ा कि क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने यह तय किया कि उसे पेंशन देकर छुटकारा पाया जाए। उन्होंने राजा को यह सुझाव दिया और कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा, हमें किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ाना होगा। 600 फ्रैंक की एक पेंशन तय की गई और अपराधी को यह बताया गया। ठीक है, उसने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते आप इसे नियमित रूप से मुझे देते रहें। इस शर्त पर मैं यहां से जाने के लिए तैयार हूं। तो मामला सुलझ गया। उसे 1/3 पेंशन एडवांस में दे दी गई और वह राजा के राज्य से बाहर चला गया। रेल से केवल 15 मिनट का सफर था। वह सीमा पार करके वहां पर बस गया, जहां उसने थोड़ी जमीन खरीद ली और बागवानी शुरू कर दी। वह आराम से वहां रहता है। वह समय पर पेंशन लेने के लिए आता है। कुछ पैसे जुए में लगाता है, कभी जीतता है तो कभी हारता है और फिर अपने घर लौट जाता है। वह शांति पूर्वक और सुख से जी रहा है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनने जा रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी 3 क्वेश्चंस, यानी 3 प्रश्न। एक राजा के मन में कभी यह आया कि अगर उसे हमेशा यह पता होता कि किसी काम को शुरू करने का सही समय कब है, अगर उसे यह पता होता कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन्हें नजरअंदाज करना चाहिए, और सबसे बढ़कर अगर उसे हमेशा यह पता होता
कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, तो वह किसी भी काम में असफल नहीं होगा जिसे वह हाथ में लेगा। यह सभी विचार उसके मन में आए तो उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उसे बताएगा कि हर काम का सही समय कौन सा है, सबसे आवश्यक लोग कौन हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। और विद्वान लोग राजा के पास आए, लेकिन उन्होंने उसके सवाल का अलग अलग जवाब दिया। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा, हर काम के लिए सही समय जानने के लिए सबसे पहले दिनों, महीनों और वर्षों की एक तालिका बनानी चाहिए और उसी के अनुसार सख्ती से जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल इसी तरीके से हर काम को सही समय पर किया जा सकता है। अन्य लोगों ने कहा कि हर काम के लिए पहले से सही समय तय करना असंभव है, बल्कि खुद को बेकार के कामों में व्यस्त न रखते हुए हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है और फिर जो सबसे जरूरी हो उसे ही करना चाहिए। कुछ अन्य लोगों ने फिर कहा कि राजा कितनी भी सावधानी दे दे कि क्या हो रहा है, एक व्यक्ति के लिए हर काम का सही समय तय करना एकदम असंभव है, बल्कि उसे तो बुद्धिमान लोगों की एक सभा रखनी चाहिए जो हर काम के लिए उचित समय तय करने में उसकी मदद कर सके। लेकिन कुछ और लोगों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सभा में लाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, बल्कि जिनके बारे में तुरंत ही निर्णय लेना पड़ता है कि उन्हें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तय करने के लिए सबसे पहले यह जानना चाहिए कि क्या होने वाला है, केवल जादूगर ही जानते हैं और इसीलिए हर काम का सही समय जानने के लिए जादूगरों से परामर्श करना चाहिए। दूसरे सवाल के जवाब भी उतने ही अलग अलग थे। कुछ ने कहा कि राजा को सबसे ज्यादा जरूरत अपने मंत्रियों की है, कुछ ने यह कहा कि पुजारियों की है, कुछ ने यह कहा कि डॉक्टरों की है, जबकि कुछ लोगों का यह मानना था कि योद्धा सबसे आवश्यक है। तीसरे सवाल के जवाब में जो यह था कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, कुछ ने कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज विज्ञान है, दूसरों ने कहा कि युद्ध कौशल सबसे महत्वपूर्ण है और फिर कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। सभी जवाब अलग अलग होने के कारण राजा ने किसी से भी सहमति नहीं जताई और किसी को भी इनाम नहीं दिया, लेकिन अपने सवालों के सही उत्तर पाने की इच्छा रखते हुए उसने एक साधु से परामर्श करने का निर्णय लिया जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। साधु जंगल में रहते थे और कभी भी बाहर नहीं जाते थे और वे सिर्फ आम लोगों से ही मिलते थे। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए और साधु के कुटिया पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतर गए। अपनी सुरक्षा टुकड़ी को पीछे छोड़ते हुए वह अकेले ही आगे बढ़ गए। जब राजा साधु के पास पहुंचा तो साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहे थे। राजा को देखकर साधु ने उनका अभिवादन किया और फिर से खुदाई में लग गए। साधु कमजोर और निर्बल थे और हर बार जब वे अपने फावड़े को जमीन में धंसाकर थोड़ी मिट्टी निकालते तो भारी सांस लेते। राजा उनके पास गए और कहा, हे ज्ञानी साधु, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब चाहिए। मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि सही काम कैसे किया जाए, मुझे किन लोगों की सबसे अधिक आवश्यकता है और इसलिए किन्हें बाकी लोगों से अधिक ध्यान देना चाहिए, और कौन सा काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिससे मेरे ध्यान की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपने हाथ पर फूंका और खुदाई करने लगे। आप थके हुए हैं, राजा ने कहा, मुझे फावड़ा दे दीजिए, मैं आपके लिए थोड़ी देर काम कर देता हूं। धन्यवाद, साधु ने कहा और राजा को फावड़ा दे दिया और खुद
जमीन पर बैठ गए। जब राजा ने दो क्यारियां खोद ली तो उन्होंने रुककर अपने सवाल दोहराए। साधु ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उठकर अपने हाथ को फावड़े की ओर बढ़ा दिया और कहा, अब आप थोड़ा आराम कर लें और मुझे कुछ देर काम करने दें। लेकिन राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया और खुद ही खुदाई करते रहे। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा भी। सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा और अंततः राजा ने फावड़ा जमीन में गाड़ा और कहा, मैं आपके पास अपने सवालों का जवाब पाने आया था। अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए और मैं अपने महल लौट जाऊंगा। वहां कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, साधु ने कहा। देखते हैं वह कौन है। राजा ने मुड़कर देखा। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा है। उस व्यक्ति ने अपने हाथ पेट पर रखे हुए थे और उनके नीचे से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह धीरे से कराहते हुए जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। राजा और साधु ने उसके कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने अपनी पूरी कोशिश से उसे धोया और अपने रुमाल और साधु के पास मौजूद तौलिए से उसे बांध दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था और राजा बार बार खून से सने पट्टी को हटाकर घाव को धोता और फिर से पट्टी बांधता। अंततः जब खून बहना बंद हो गया तो वह व्यक्ति होश में आया और उसने पानी मांगा। राजा ताजा पानी लाया और उसे दे दिया। इसी बीच सूरज डूब चुका था और ठंडक हो गई थी। इसलिए राजा ने साधु की मदद से घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। बिस्तर पर लेटते हुए व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। लेकिन राजा अपनी यात्रा और किए गए काम से इतना थक गए थे कि वह झोपड़ी के चौखट पर ही बैठ गए और गहरी नींद में सो गए। यह नींद इतनी गहरी थी कि राजा इससे पहले अभी तक इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोए थे। सुबह जब वह जागे तो उन्हें समझने में काफी देर लगी कि वह कहाँ हैं और बिस्तर पर पड़ा वह अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन है जो उन्हें चमकती आंखों से घूर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, उस व्यक्ति ने कमजोर आवाज में कहा। जब उसने देखा कि राजा जाग गए हैं और उसे देख रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता और माफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, राजा ने कहा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपका दुश्मन हूं, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी दे दी थी और मेरी संपत्ति जब्त कर ली थी। मुझे पता था कि आप अकेले साधु से मिलने गए हैं और तब मैंने यह तय किया था कि लौटते समय आपको मार डालूंगा। लेकिन दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए, इसलिए अपनी घात से निकलकर आपको खोजने निकला और आपके अंगरक्षकों से टकरा गया। उन्होंने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर निकला, लेकिन खून बह जाने के कारण मैं मर जाता। अगर आप मेरे घावों पर पट्टी ना बांधते तो मैं कब का मर जाता। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई। अब अगर मैं जीवित रहा और अगर आप चाहें तो आपका सबसे वफादार सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा और मेरे बेटे भी ऐसा ही करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। राजा
बहुत प्रसन्न हुआ कि उन्होंने अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति बना ली और उसे मित्र के रूप में पा लिया। उन्होंने न केवल उसे माफ किया बल्कि यह भी कहा कि वे अपने सेवकों और चिकित्सालय को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेंगे और उसकी संपत्ति भी वापस लौटाने का वादा किया। घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा बाहर बरामदे में गए और साधु को ढूंढने लगे। राजा एक बार फिर अपने साधु से सवालों का जवाब मांगना चाहते थे। साधु बाहर घुटने के बल बैठे हुए थे। उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जो कल खोदी गई थी। राजा उनके पास गए और बोले, हे ज्ञानी व्यक्ति, अंतिम बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। आपके सवालों का जवाब तो पहले ही दे दिया गया था, साधु ने उत्तर दिया। राजा अभी भी साधु के सामने सर झुकाकर खड़े हुए थे। आपका क्या मतलब है? राजा ने पूछा। क्या आप समझे नहीं? साधु ने जवाब दिया। अगर आपने कल मेरी कमजोरी पर दया न की होती और मेरे लिए क्यारियां न खोदी होती बल्कि चले गए होते तो वह व्यक्ति आप पर हमला कर देता और आप इस बात पर पछतावा करते कि आपने मेरे साथ समय नहीं बिताया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जब आप मेरे लिए क्यारियां खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए सबसे अच्छा काम करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसके बाद जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया तब वह समय सबसे महत्वपूर्ण था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर आपने उसके घावों को न बांधा होता तब वह आपके साथ शांति बनाए बिना ही मर जाता। इसलिए वह व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसके लिए जो आपने किया वह सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो याद रखिए, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह समय है आज, अभी। यही सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही समय वह समय है जो हमारे पास है और केवल यही समय है जिसमें कुछ करने की हमारे पास शक्ति है। सबसे जरूरी व्यक्ति वह है जो आपके साथ है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसे फिर कभी किसी और के साथ व्यवहार करने का मौका मिलेगा या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति का भला करना है, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए मनुष्य को इस जीवन में भेजा गया है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।